नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कभी ऐसा लगता है कि रिश्तों में मजबूती आएगी तो कभी ऐसा लगता है कि शायद ये डोर टूट जाएगी और हमेशा कमोबेश यही सूरत हाल रही है। लेकिन वर्तमान सरकार, जो मोदी सरकार है केंद्र में, उसने एक उम्मीद की किरण दिखाई है। वो इसलिए कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया कदम सही है और भारत संतुष्ट है। जो 15 जनवरी को बातचीत होनी थी विदेश सचिव स्तर की, उसे फिलहाल टाल दिया गया है, यानी नई तारीख का ऐलान होगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान से यह खबर आई कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पंजाब प्रांत के कानून मंत्री ने यह साफ कर दिया कि उसे गिरफ्तार नहीं बल्कि हिरासत में लिया गया है और अगर ठोस सबूत मिलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पे यह भी होता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी मजबूरी है कि कल तक जो ये कह रहा था या ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से बात उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाए, फिर वो बात करने को मजबूर है। क्या ये वो जो फर्क है, यानी सत्ता से पहले वाला और सत्ता में आने वाला जो फर्क है, यानी आने के बाद वाला जो फर्क है, उस फर्क को वो समझ गए हैं इसलिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है, या वाकई पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है वो संतुष्ट कर देने वाला है, जिसकी वजह से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि वार्ता आगे बढ़ेगी। आखिर कौन सी ऐसी वजह है? तो भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता टाल दी गई है। नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। नई तारीख का जब ऐलान होगा तो दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता होगी। भारत ने कहा है कि वो पाकिस्तान के जरिए उठाए गए कदम से संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो हर उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए तत्पर है जो मानवता के खिलाफ है। और खबर यह आ रही है कि जैश ए मोहम्मद के 31 आतंकवादियों को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मसूद अजहर को लेकर सस्पेंस बरकरार है और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो गिरफ्तार नहीं हुआ बल्कि उसे हिरासत में लिया गया है। तो आखिर ये कौन सी दलील है पाकिस्तान की कि सबको गिरफ्तार किया गया लेकिन एक को, जिसके बारे में सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई गई, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे हिरासत में लिया गया है। और यह भी कही जा रही है बात कि उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा मामला यहां पे यह बनता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ठोस सबूत लगा दिया है, अगर ठोस सबूत भारत पेश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन सी मजबूरी है भारत सरकार के सामने जो भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जरिए उठाए गए कदम से वो संतुष्ट है? इसी पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा कच्ची डोर से बंधे होते हैं और यही वजह है कि कोई पूरे यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि हम शांति वार्ता के सहारे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां से रिश्तों को वो मजबूती मिल जाएगी जिसकी कामना दोनों देशों के वैसे लोग करते रहते हैं जिन्हें शांति में विश्वास है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि पिछले साल 25 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंच गए तो तस्वीर साफ होती दिखाई देने लगी और माना जाने लगा कि राहें आसान हो रही हैं। ऐसा समझने के पीछे की कई वजहों में से एक बड़ी वजह ये रही है कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूरी गर्मजोशी और ईमानदारी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी की, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। शांति के दुश्मनों ने पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर शांति बहाली की प्रक्रिया को तार-तार करने की भरपूर कोशिश की। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच होने वाली वार्ता पर इसका असर होता दिखाई देने लगा और आंशिक रूप से कुछ ऐसा ही हुआ। 15 जनवरी को होने वाली वार्ता को टाल दिया गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि वार्ता टाली गई है, वो भी आपसी सहमति से। तो क्या माना जाए, आने वाले दिनों में वार्ता उसी जज्बे के साथ होगी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वैसे सच तो ये भी है कि इसी साल पाकिस्तान में सार्क शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के शरीक होने का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। तो क्या ये भी माना जाए कि वार्ता को जारी रखने के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है?
इन तमाम चीजों को दरकिनार करके देखने की कोशिश की जाए तो एक बात बिल्कुल साफ है कि दोनों मुल्कों की आवाम शांति चाहती है और इसे अमल में लाना ही जरूरत है। वैसे ये बात भी सच है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले और आने के बाद के फर्क को समझा है, वो खुद में सबसे बड़ी वजह है। जी, तो सत्ता में आने और सत्ता में से बाहर रहने का जो फर्क है, उस फर्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसकी बुनियाद पर वार्ता को जारी रखने का संकेत दिया जा रहा है, बल्कि ऐलान कर दिया गया है और यह कहा गया है कि नई तारीख का ऐलान किया जाएगा और उस तारीख में विदेश सचिव स्तर की वार्ता होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार, शायद ये पहली बार हुआ है कि ऐलान किया गया है दोनों देशों की तरफ से कि आपसी सहमति से वार्ता टाली गई है। पहले अक्सर ये होता था कि अगर कोई वार्ता खत्म होती थी तो किसी एक पक्ष की तरफ से कदम उठाया जाता था और वार्ता खत्म हो जाती थी, लेकिन पहली बार यह ऐलान किया गया है कि आपसी सहमति से वार्ता को टाली गई है और वार्ता फिर आगे भी होगी। पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं उससे भारत संतुष्ट है। पाकिस्तान और आगे क्या कदम उठाएगा यह देखने वाली बात है। लेकिन अगर रिवायत की बात की जाए या पिछले बैकग्राउंड को देख करके समझने की कोशिश की जाए तो पाकिस्तान का जो रोल रहा है, पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, वो हमेशा शक के दायरे में आ जाता है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान हैं, उनका सबसे पहले परिचय करा दें। हम आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं एसपी सिंह, जो कांग्रेस के नेता हैं। एसपी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भास्कर घोष जो बीजेपी से हैं, भास्कर घोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इरफान शेख जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं और वो निष्पक्ष एनालिसिस करने के लिए जाने जाते हैं, आपका भी इरफान शेख बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे चलते हैं भास्कर घोष के पास और सबसे पहले सीधा सा और संक्षेप सा सवाल भास्कर घोष से। भास्कर घोष, कौन सी मजबूरी है कि वार्ता होगी, वार्ता का ऐलान कर दिया गया और साथ में यह भी जोड़ दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया कदम ऐसा है जिससे संतुष्ट हुआ जा सकता है। मसूद अजहर के बारे में खबर आई, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब जो खबर साफ हो चुकी है वो यह है कि हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखिए, पहले बात तो यह है कि ये जो संतुष्ट के बात कह रहे हैं कि संतुष्ट का कई लेवल होते हैं, कई स्टेज होते हैं जी। पहला जब ये पठानकोट का अटैक हुआ, पहले बार प्रोएक्टिव होके नवाज शरीफ ने मोदी जी को अपना जो बयान है, जो भी बयान है वो दिया और उनसे डिस्कशन किया। उसके बाद एक प्रोएक्टिव जो एनवायरनमेंट वो क्रिएट हो गया जी। और ये प्रोएक्टिव एनवायरनमेंट के तहत बहुत जल्दी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई एक्शंस ले लिया। जैसी मोहम्मद को पहले आइडेंटिफाई किया गया, जो भी सबूत यहाँ से भेजा गया था उस सबूत के ऊपर बहुत जल्द एक्शन लेना उन्होंने शुरू कर दिया जी। और जैश ई मोहम्मद का ऑफिस को सील करवा गया, जैश ई मोहम्मद का जो सपोर्टर्स है उसको हिरासत में ले लिया गया और एक ही मसूद अजहर के बारे में अभी भी काफ़ी चर्चा चल रहा है और भी पुख्ता सबूत की ज़रूरत है और तब तक उनको अपने कड़े निगरानी में रखा गया है। नहीं, भारत ने तो कह दिया है कि हमने सारे सबूत मुहैया भारत करा ने दिए हैं, सबूत, तो आप कह रहे हैं पुख्ता सबूत की नहीं, जरूरत है। भारत जो सबूत भेजा है उस सबूत को पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी एनालिसिस कर रहा है। वहां भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है और प्राइमा फेसिया कुछ एविडेंस मिला है, इसीलिए उनको हिरासत में, मतलब कोई कानूनी हिरासत नहीं लेकिन उनको निगरानी में रखा गया है जी। कि ये जो प्रोसेस बहुत जल्दी 24 घंटा के अंदर ये प्रोसेस ने शुरू किया, तो एक बायलैटरल जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज होते हैं, बायलैटरल डिप्लोमेटिक जो एक स्टेप्स होते हैं वो दो चैनल में चलते हैं। एक तो एनएसए लेवल का जो टॉक्स जो भारत ने शुरू किया था, उस लेवल का टॉक्स जो डायलॉग्स को एक म्यूचुअल कॉन्सेंट के हिसाब से एक डिफरमेंट दिया गया है, बंद नहीं किया गया है। एक तरफ भारत का जो अजीत डावल और जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज का हेड है वो पाकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ संपर्क रखते हुए सारे सबूत पेश कर रहे हैं और नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि अगर लगे तो पाकिस्तान से भी लोग आकर यहाँ का जो इंक्वायरी चल रहा है, यहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें
उन लोग भी शामिल हो सकते हैं। मतलब एक वातावरण जो है, एक प्रोएक्टिव वातावरण तैयार किया गया है। पहले आप 26/11 में क्या देखा, डिनायल डिनायल डिनायल, हर चीज में उन लोग पीछे जाएंगे तो फिर 2014 इलेक्शन कह रहा याद आ हूं कि जाएगा, इसलिए जब संतुष्ट प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी थे, क्या कहते थे वो आपको भी पता इसलिए है। संतुष्टि की जो बात है, अगर पीछे जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकल वही कर हम सामने कह आ रहे हैं। जाएंगी। आपका जो ये प्रश्न था कि संतुष्ट क्यों है, संतुष्ट इस बात को लेकर के कि एक प्रोएक्टिव वातावरण तैयार हो गया है और भारत, लेकिन अगर मौलाना मसूद अजहर गिरफ्तार नहीं हुआ तब वार्ता होगी? नहीं, मौलाना मसूद अजहर गिरफ्तार होने के लिए जो सबूत यहां से पेश किया गया है उसके ऊपर अमल किया जा रहा है पाकिस्तान में, और उन लोग कॉन्स्टेंटली इन टच में है। गिरफ्तार नहीं हुआ तो वार्ता होगी? सीधा सा सवाल। नहीं, गिरफ्तार और वार्ता दो अलग चीज है। अच्छा? गिरफ्तार जो है ये दोनों अलग कंडीशन चीज वार्ता है। के लिए कंडीशन नहीं है। वार्ता के और भी सारे सिक्योरिटीज, तो कश्मीर, आपने कश्मीर कहा का कि इशू है। ठोस कदम पाकिस्तान उठाए तभी हम वार्ता की मेज पे बैठेंगे, तो क्या ठोस कदम और कौन सा होना चाहिए? और भी इसके ठोस अलावा कदम देखिए, जो ठोस कदम हम मसूद लोग- अजहर सरगना है जैश ए मोहम्मद का, वो गिरफ्तार नहीं हो तो फिर वार्ता कैसे होगी? नहीं, हम लोग उसके वार्ता को डिफरमेंट किया गया है म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर। जब तक हम भारत सरकार जो मांग रहे हैं पाकिस्तान से, अगर उस लेवल तक बात पाकिस्तान ने रिएक्शंस और एक्शन नहीं दिखाया तब तक वार्ता नहीं होगी। और उसीलिए मेरा सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब चाहिए एक लाइन का। मसूद अजहर गिरफ्तार नहीं हुआ तब वार्ता होगी? सीधा सा सवाल। नहीं, मसूद अजहर का गिरफ्तारी तो एक कंडीशन है ही, उसके साथ और भी कंडीशंस हैं। वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है, और भी कंडीशंस है। हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट पे बताइए, कंडीशन की अगर बात करनी जाए, कंडीशन जो है कि ये सबसे बड़ी कंडीशन है मेरे ख्याल से, और इसे आप भी समझ रहे हैं, और बकिया मेहमानों के पास आएंगे तो उनसे यही सवाल भी हम करेंगे, खास करके जो डॉक्टर एसपी सिंह है कांग्रेस के, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन आप जरा ये बता दें कि मौलाना मसूद अजहर अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो वार्ता होगी या नहीं होगी? अब तक का जो स्टैंड भारत ने लिया है उसमें इस घटना के पीछे जो इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सबके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाए तब तक कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। वार्ता होगी भी नहीं होगी। नहीं, मैंने सिर्फ एक का नाम लिया था, आपने सबकी बात करी। चलिए ठीक है। डॉक्टर एसपी सिंह, आप कैसे देखते हैं? आपने अभी भास्कर घोष की बातें सुनी, आपका भी जमाना था, यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी। मनमोहन सिंह, याद होगा 2013 में जब न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी, जब ये लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में शिरकत करने के लिए गए थे और नवाज शरीफ नए नए प्रधानमंत्री बने थे, पूर्ण बहुमत के साथ आए थे, तब मनमोहन सिंह ने भी यही कंडीशन लगाया था नवाज शरीफ के सामने कि पहले सीज फायर का जो उल्लंघन हो रहा है उसे रोका जाए, तभी हम वार्ता की मेज पर बैठेंगे। हालांकि उस वक्त में ये आदान प्रदान दावतों का भी हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह की ख्वाहिश थी, जा नहीं सके थे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी खुद बेवकूफ बनी है और जनता को बेवकूफ बना रही है। अगर आप मोदी साहब के पास जाए पीछे, वो कहते थे कि पाकिस्तान पे एक्शन के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, और अपने 56 इंच के सीने की बात करते थे। वो कहते थे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। वो ये भी कहते थे कि लव लेटर लिखना बंद करो। मैं तो ये देख रहा हूं कि आज मोदी साहब लव लेटर ही लिख रहे हैं। वार्ता होनी चाहिए या नहीं? ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय कंकड़ से शांति भी के नहीं लिए दे रहे। वार्ता जरूरी है डॉक्टर एसपी सिंह, वार्ता शांति होनी के लिए चाहिए जरूरी है। मैं उनकी बात की जवाब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी सही बात था। कहते चलें आप। हाँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए, डिप्लोमेटिकली वो सब गलत स्टेटमेंट थे, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था, वो वोट लेने के लिए था। सच्चाई यह है, वार्ता होनी चाहिए। पहले इन्होंने वार्ता एनएसए लेवल की वार्ता थी, वो इन्होंने खत्म की कि सिर्फ टेररिज्म हम पे बात करेंगे, बाकी किसी पे नहीं करेंगे। अब ये फिर आज उनकी बातचीत होनी थी, वो आज फिर उन्होंने कहते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट। व्हाट इज म्यूचुअल कंसेंट? आप ये बताइए कि हमारे देश पे अटैक हुआ है, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट, हमारे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, उन पर अटैक हुआ है, और आप म्यूचुअल कंसेंट कह रहे हैं। आपको तो आउटराइटली तभी कह देना चाहिए कि जब तक ये हमारी धरती पे टेररिज्म जो आपको यहाँ से जो आपको पनाह दे रही है, आपकी सरकार दे रही है, मिलिट्री दे रही है, जब तक ये होगा हम कोई बात नहीं करेंगे। 26/11 अभी बातें कर रहे हैं। जी हाँ डॉक्टर एसपी सिंह, बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल एक जैसे मैं मानता हूँ, एक जैसे मैं मानता हूँ। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं मोदी को हटा दो, तभी शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी। देखिए, मोदी साहब जाने जाते फंडामेंटलिस्ट हैं। जिस तरह उन्होंने गुजरात में किया, वो फंडामेंटलिज्म है। नहीं, बिल्कुल गलत बात। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। जिस तरह की मैं रोकूंगा नहीं, वो ठीक है, रोकिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ठीक है, आप बात करें ना, भारत पाकिस्तान की बात करें ना। गुजरात कहां चले गए आप?
नहीं, मैं बता रहा हूं हाँ। कि उनकी जो इमेज है, जो उनकी इमेज बनी है, जो उन्होंने बनाई है, जिस पे वो गर्व करते हैं, जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, वो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं मैंने करके दिखाया ना। अगर आप देखें उनकी पूरी पुरानी क्लिपिंग्स, उसमें कहते हैं मैंने करके गुजरात में दिखाया ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मैं उससे कह रहा हूं ये देखिए, ये जो है ये राजकाज चलाने के तरीके नहीं है। चलिए बताएं कौन से तरीके होने चाहिए। ये जो भी चीजें हैं, जो भी समस्याएं हैं, इनको बातचीत से ही हल होना है। जी बिल्कुल, और बातचीत होनी चाहिए। हाँ। ये जो इन्होंने तो बातचीत ये जो इन्होंने आज कैंसिल किया है बातचीत, मैं कहता हूं आप उसी पे बात कीजिए थे ना। आज उसी लेवल पे बात करनी वो जो थी। बातचीत आज उसी लेवल पे बात करनी थी कि कंडीशनल कैंसिल है, वो कंडीशनल कैंसिल है। नहीं, हम कंडीशनल लोग ने कंडीशन की अगर पाकिस्तान ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो हिंदुस्तान को ये बिलीव करवा देता है कि उन लोग टेररिस्ट के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, देखिए, हम लोग इस बात नहीं करेंगे। हुआ था हाफिज सईद पहले भी अरेस्ट हुआ था, उस पे केस भी चला यही था। बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान को ऐसे आखिर विश्वास कैसे किया जाए। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान विश्वास करने लायक नहीं है, हम ये मानते हैं। बिल्कुल। आलोक कुमार, लेकिन ये नहीं, ये पहले एक पॉइंट को मैं देखूंगा। अच्छा, ये जो कंसेंट फ्रॉम बोथ द साइड, ये पहले कभी नहीं हुआ था। यानी पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये बात जो है ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है जिसके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशन डिपेंड कर रहा है, और उन्होंने भी मान लिया कि ये बात तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक ना उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाया ये टेररिज्म एक्टिविटी रोकने के लिए। ये पहले बार पाकिस्तान ने इसको जो कंसेंट दिया, और जॉइंट कंसेंट के बेसिस पे। यही तो बड़ा सवाल है ना कि भारत ने भी इसी बात को मान लिया। यही तो बड़ा सवाल है। जी, भारत तो प्रपोज किया कि हम लोग बातचीत नहीं विदेश करेंगे। मंत्रालय के प्रवक्ता आते हैं, पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साफ कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं। पाकिस्तान आप मसूद अजहर की बात आती है, गिरफ्तार हुआ, लेकिन बात आएगी कि हिरासत में, और अगर लगा दिया गया उसमें कि अगर ठोस सबूत दिए गए तब गिरफ्तार किया जाएगा। यही बड़ा सवाल है, ये बड़ी पेचीदगी है। जी आलोक कुमार, जी बिल्कुल, जी आलोक कुमार, कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? अगर अजहर मसूद मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार हो भी जाता है, तो क्या प्रत्यर्पण होगा दोनों देशों के बीच? तो संधि भी नहीं है। फैज साहब, मैं उस वक्त का गवाह हूं जब अजहर मसूद को यहां से ले जाया गया था जी, और उसमें रिपोर्टिंग कर रहा था, सक्रिय रिपोर्टर जी जी। और उस समय मुझे इंटेलिजेंस के हवाले से ये बात समझ में आई थी जी कि अजहर मसूद को छोड़ना भारत के लिए फायदेमंद है। वो इस लिहाज से फायदेमंद है कि एक आतंकवादी जो आपके जमीन पे बसा पड़ा है, लगातार उसको किडनैप करने के लिए, उसको तबाह करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, और जो एक टेररिस्ट प्रोन जोन है इस दुनिया का, अगर उसे वहां पहुंचा दिया जाए तो अपना काम वहां करता रहे, यहां हमें परेशान न करे, हम अमन चैन से रहने दें। अब जाकर के ये बात तकरीबन 17 साल के बाद सच साबित हो रही है। तमाम प्रूफ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, और मैं इस बात के लिए, सलाहियत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ दोनों का कायल हूं कि जिस ढंग से ये कांटा से कांटा निकालने की जो कूटनीति है, उस पर ये कायदे से काम करना शुरू कर दिया दोनों मुल्कों ने। एक और जहां वो कह रहे हैं कि हाँ, अजहर मसूद जब जैश ए मोहम्मद ये काम कर रहा था लगातार, और मैं ये कबूल कर रहा हूं, इसको हिरासत में ले रहा हूं, लेकिन और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूं कि पठानकोट हमले में हमारे भी लोग शामिल थे, इसलिए महफूज तरीके से यहां आए और असलाह बारूद भारत में ही उन्हें मुहैया कराया गया। अगर जब दोनों देश ये मानने के लिए राजी हो गया है कि हम आतंकवाद, हमारे आपसे कोई आपसी लड़ाई नहीं, ये मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, कि हमारी आपकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारे आपके लड़ाई के बीच में एक आतंकवाद है, तो चलिए उसको मिलकर मिटा दे। और ये एक प्रक्रिया, एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई है। वो वैसी ही प्रक्रिया है जैसे भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों के मुल्कों के दो व्यक्तियों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया था इस वर्ष में। तो ये अजीब फिजा है और एक अच्छी बेहतर फिजा है कि दोनों मुल्क अगर कायदे से एक मंच पे आकर, लेकिन आलोक कुमार रोकना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो करतूत रही है, अगर पीछे जाकर के देखने की कोशिश की जाए, आपने देखा कि हाफिज सईद की भी अरेस्टिंग हुई थी और लखवी की भी अरेस्टिंग हुई थी, लेकिन रिहा कर दिया गया। तो कैसे विश्वास किया जाए? पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है उस पर कैसे यकीन किया जाए? जब आप कह रहे हैं ना, तब आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसी नवाज शरीफ को जो पाकिस्तान की सेना, आतंकवाद की पोषक सेना है, उसने उखाड़ फेंका था। और नवाज शरीफ खुद व्यक्तिगत तौर पर, हम जिस ढंग से, ये पेचीदगी नहीं है, इसको सरलता से समझिए, जिस उस नवाज शरीफ ने आतंकवाद से जितना
करारा जख्म खाया है, उतना शायद इस धरती पर कोई नहीं। वो फांसी के फंदे तक लगभग पहुंच गया था। अगर सऊदी अरब उसके साथ नहीं खड़ा होता तो चल गया होता, क्योंकि पाकिस्तान के सेना की नीति लगातार ये रही है कि आतंकवाद के स्टाइल से वो बढ़ाता रहे और आतंकवाद प्रोन स्टेट हो गया। इसीलिए एन मोड़ पर जब ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही थी तो ओबामा को इंटरवेन करके कहना पड़ा कि पाकिस्तान ठीक नहीं कर रहे हो, और उसके बाद से इसके हिरासत में लेने की बात हुई, तमाम चीजें हुई। तो वहां जो लड़ाई है नवाज शरीफ, जो सिविलियन गवर्नमेंट है और सेना की लड़ाई जो अंदरूनी लड़ाई है, वो लड़ाई जारी है। और इसको अगर भारत समझ रहा है और उस तरीके से कोई ज्यादा जिस तरह से सेना का इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान हुकूमत के पर, जिस ढंग से राहिल शरीफ को वहां का सेनाध्यक्ष बना लिया अपने हिसाब से, नवाज शरीफ ने पहली बार वहां के आईएसआई चीफ को अपने हिसाब से बना लिया। परवेज मुशर्रफ भी अपने हिसाब से ही आए थे, अपने हिसाब से नहीं आए थे, नवाज शरीफ के ही हिसाब से आए थे। परवेज मुशर्रफ उखाड़ कर फेंकने वालों में से हैं। हाँ, फेंका उन्होंने बाद में, लेकिन आए थे उन्हीं के हिसाब से। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन्होंने जो जख्म दिया इस बार जाहिर तौर पे वैसा जख्म, लेकिन परवेज मुशर्रफ का प्रमोशन एक तरीके से था, ठीक है, फेवरिज्म था, एक भरोसा था, जो भी था, लेकिन परवेज मुशर्रफ आया जरूर थे। लेकिन राहिल शरीफ का जो इक्वेशन बन रहा है, आईएसआई चीफ का जो ये मिल रहा है, और उसके अलावा हाल के वर्षों में जिस ढंग से वर्ल्ड दुनिया सिर्फ पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक नहीं है, कोई ना कोई ताकत उसे आतंकवाद के पोषक के तौर पर बने रहने के लिए मजबूर करती रही है, और उसका आईएसआई या बाकी दुनिया के मध्य पूर्व देशों को उसका बढ़ना हुआ है और उससे परेशान है। जाहिर तौर पे पाकिस्तान पर अलग दबाव है। आरबी उपाध्याय, ये जो वार्ता की प्रक्रिया शुरू हुई और खुद प्रधानमंत्री ने कदम बढ़ाया, लाहौर पहुंच गया अचानक, तो तभी से यह आशंका व्यक्त की जा रही थी। इमरान खान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष हैं, क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि अब ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग जो इसे आगे देखना नहीं चाहते हैं वो कहीं ना कहीं रखना अंदाजी करेंगे, इसे डिरेल करने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ भी। तो क्यों नहीं, जैसा कि अभी आलोक कुमार कह रहे हैं कि क्यों नहीं उनको शिकस्त देने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वार्ता की मेज पे बैठा जाए और उन्हें यह संदेश दिया जाए कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, वार्ता जारी रहनी चाहिए, एक्शन अपनी जगह है, वार्ता अपनी जगह है। देखिए, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, ये फैक्ट है। तो हमारा जो भी एक अब वहाँ है क्या, हम लोग उसको राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। मोदी जी ने भी स्टार्टिंग में इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया कि हमारे 2 सिर काट के ले जाएंगे, हम 4 ले आएंगे, ईंटें जो पत्थर से देंगे। तो उस समय ऐसी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में अगर शरीफ कुछ करना भी चाहते हैं, सेना और आईएसआई, भले ही उन्होंने ठीक है सेना प्रमुख और आईएसआई प्रमुख अपने उसके, लेकिन अपनी जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पर अपॉइंट कर दिए। लेकिन जब एक सेना प्रमुख बन जाता है, उसके बाद में फिर उसकी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं एक्चुअली बढ़ती चली जाती हैं। मुशर्रफ जी को पहले बनाया गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इजीली मैं सत्ता पे काबिज हो सकता हूं, तो वहां हमेशा से ये पहले से विगत में हम चले जाए, तो ये स्ट्रेटेजी रही है कि भी किसी भी तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमजोर किया जाए और उसके बाद में भी कभी भी जब हमें मौका मिलता है सत्ता पे काबिज हो जाया जाए। तो इस सब को रोकने के लिए देखिए शरीफ साहब को भी जरूरत है कि वो सबके साथ एक दोस्ताना संबंध बना के रखें। उधर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, एक ही काम, सेकंड जो फेस है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज्यादा है। ये दबाव है या ख्वाहिश है? नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है या दबाव है? देखिए, दोनों चीजें हैं। उनकी अपनी ख्वाहिश भी है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। उनकी खाली ख्वाहिश तो मतलब हमेशा ये रहती है, लेकिन वहां के जो इंटरनल हालात हैं, वहां आतंकवाद का जो एक स्ट्रक्चर डेवलप जो हो गया है, नॉन स्टेट जितने वो सब एक हो जाते हैं और पब्लिक को बरगला देते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो एक चुनी हुई गवर्नमेंट है वो अपने आप को बड़ा असहायता महसूस करती है और आतंकवाद का दंश वो खुद झेल रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ आर्मी छोटे छोटे स्कूल के बच्चों पर अटैक हुआ और बच्चे छोटे छोटे मारे गए, तो वहां ये नहीं है कि वहां नहीं हो रहा है, तो निजात वो भी पाना चाहते हैं। लेकिन अगर इतना जी फर्क भी कर लेते हैं ना, पाकिस्तानी हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो फर्क भी करती है पाकिस्तानी हुकूमत, अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही भी है अपने संबोधन में जब वो विदेश दौरे पर थे। जी इरफान शेख, ये जो मामला है, जिस तरह से भारत सरकार की अगर बात की जाए, भारत सरकार ने हामी भर दी है एक तरह से कि वार्ता होगी और ये इंडिकेशन मिल गया है। यही नरेंद्र मोदी हैं, जब चुनावी सभाओं में बोला करते थे वो जबान अलग होती थी, अब जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। क्या माना जाए, ये जो फर्क है सत्ता से बाहर का और सत्ता में आने का फर्क, वही काम कर रहा है? फैजी साहब, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम को इन्होंने किया है।
जी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट चुनाव से पहले कुछ और होता है, जी। वो एक कंपल्शन होता है। जी लेकिन जब ये नवाज शरीफ के पास गए और इन्होंने हाथ मिलाई, इसे वार्म हैंडशेक कहते हैं। जी तो ये जो आइस बन गया था, ये थॉ हुआ, ये मेल्ट किया, और उसके वजह से जो एसआईटी फॉर्म हुई है पाकिस्तान में, जी। जिन्होंने नवाज शरीफ ने जिसको बनाया, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वो कॉप्स यहाँ पे हिंदुस्तान में आ रहे हैं और उस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं आलोक जी के बात से भी सहमत हूँ और भास्कर साहब ने जो बात कही उससे भी सहमत हूँ। ये सिचुएशन 26/11 से बहुत अलग है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहां पे कि दोनों मुल्कों के पुलिस फोर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कॉप्स मिलकर के ये तय कर रहे हैं। इसको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ में आपको ये कि दो लोग हैं, किसी भी रेसिडेंशियल कॉलोनी में रहते हैं, मिस्टर ए एंड बी। उनके दो बच्चे हैं जो बागी हैं, जो बात नहीं समझते और क्रिकेट खेल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे का वो तोड़ देते हैं, मान लीजिए बॉल से दोनों का गेट टूट जाता है। तो क्या दो बड़े लोग सिर्फ उस खेल, उन बच्चों के तमाशों की वजह से आपस में रिश्ते खराब कर लेते हैं या बात करना बंद कर देते हैं? आप उसको उस पर्सपेक्टिव में जो इन सारी होता चीजों आया है को- ना, उसके मुताबिक तो वही चीज दिख रही है ना। जी जी तो इसलिए ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है। चलिए। ये जो भी बातें बात होनी चाहिए जी, बिल्कुल बात 101% होनी होनी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल बात होनी होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो वार्ता ही एक वाहिद रास्ता है और इसी के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो सहमति की राहें, इसी पे हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार्ता की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, शुरू होने से पहले थोड़ी सी अटक गई है। हालांकि ये भी उम्मीद जग जाहिर है कि वार्ता होगी, चूंकि ऐलान दोनों देशों की तरफ से किया जा चुका है। इसी पे हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। हम सीधे रुख करते हैं भास्कर घोष का, जो बीजेपी के नेता है। भास्कर घोष, अगर ये वार्ता शुरू होती है, हालांकि शुरू इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू हुई नहीं है, और शुरू होती है, नई तारीख का ऐलान होता है, तो विदेश सचिव स्तर की यह वार्ता होगी। इसमें भारत की तरफ से अगर देखने की कोशिश की जाए तो भारत की क्या क्या ख्वाहिश होगी, क्योंकि भारत ने हमेशा जोर दिया है कि आतंकवाद को प्राथमिकता दी जाए, आतंकवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और यह साबित पठानकोट हमले से भी हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जाने लगा था कि तमाम मुद्दों पे, तमाम इश्यूज पे वार्ता हो रही है। क्या होगा, भारत की तरफ से किन चीजों पे फोकस किया जाएगा? देखिए, जब एक सचिव स्तर के बैठक होते हैं तो उसमें बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं। सिक्योरिटी के मुद्दे जब आएंगे तब आतंकवाद के मुद्दे आएंगे, कश्मीर इशू आएंगे, बायलैटरल ट्रेड के बात आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के बात आएंगे, बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं जी। और इसीलिए आप रशिया में जो समिट हुआ था उसमें दो लेयर के बातचीत होने का तय हो गया था। एक तो था सचिव स्तर पे, एक तो था एनएसए लेवल पे, पहले एनएसए लेवल जी, आतंकवाद के जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और इन भारत के अंदर जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर और टेररिस्ट इशू जो है, उसको चलिए, बड़ी बात आपने कह दी, कश्मीर को आप बड़ा इशू मान रहे हैं, बहुत बड़ा इशू लास्ट टाइम जो इशू, और टेररिस्ट जो इशू है वो अपने आप पे एक इशू है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी खराब कर रही है। तो ये इसके लिए एनएसए लेवल का टॉक्स जो है उसके ऊपर तय किया गया था। और कश्मीर इशू जो है वो उसमें एक बायलैटरल ट्रेड इन्वॉल्व है, बायलैटरल टेररिज्म बायलैटरल रिलेशन इन्वॉल्व है। इस लेवल का जब बात होगा तब वो, तो कश्मीर इशू को आप कैसे परिभाषित करेंगे? कश्मीर इशू आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है, पाकिस्तान तो कहता ही रहा है, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, कश्मीर इशू को अगर आप डील करें तो शिमला एग्रीमेंट वगैरह सारे से जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें सारे एग्रीमेंट का वो कहानी आ जाएंगे। और इसमें जो है एक डिसीजन मेकिंग जो होता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किया जाता है। सिर्फ पीओके की बात होगी या इधर की भी बात होगी? नहीं, बात तो दोनों तरफ की होगी। अच्छा, इधर की भी होगी? इधर की भी होगी, सिर्फ पीओके की नहीं होगी? नहीं, सिर्फ पीओके की बात ताकि कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, बिकॉज ये दोनों तरफ का बात है। दैट इज व्हाई ये बायलैटरल, बहुत बड़ा यूटर्न जी, ये बायलैटरल की बात होगी जी। नहीं, ये बायलैटरल नहीं, इसी चीज को आलोक कुमार से समझेंगे जी, आपका कमेंट लेंगे, आलोक कुमार से समझेंगे हम। अगर आप बायलैटरल डिस्कशन कहे तो बायलैटरल मतलब दोनों तरफ की होनी चाहिए। आलोक कुमार, आपने सुना, अभी आप जरा समझाएं इसे। ये देखिए, ये कहना चाह रहे हैं, अगर भारतीय नजरिए से हम कहें ये खतरनाक है जी। जब आपके पार्लियामेंट ने इस बात को मान रखा है, ये यूनिवर्सल रेजोल्यूशन है कि पूरा कश्मीर हमारा है जी, और शिमला समझौता को इम्प्लीमेंट करना है जी, और पाकिस्तान दरअसल यही चाहता रहा है अब तक जी। बिल्कुल, पाकिस्तान का मौकिफ यहाँ वाज़ेह हो जा रहा है। पूरे उसके जो पाकिस्तान चाह रहा है उसके पूरे टेररिज्म की परिभाषा यही है, रीजनिंग यही है कि सैयद सलाउद्दीन वहां यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का प्रेसिडेंट इसलिए बना बैठा हुआ है क्योंकि कश्मीर मसले को उसको जिंदा रखना है जी। और इसलिए अगर आप जब कह रहे हैं तो ये बड़ा खतरनाक है। यहां आपका इस कश्मीर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको आपको चलाना है। हाँ, अनरेस्ट है, उस अनरेस्ट को आपने बार बार ये कहने की कोशिश की है, यहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इस अनरेस्ट को हम डेवलपमेंट प्रोसेस से दूर करेंगे। लेकिन अब आप जब कह रहे हैं, और दरअसल बात वहीं से बिगड़ी थी कि उसने भी यही कह करके कि यही तो बुनियाद भी है, यही बुनियाद भी है। लेकिन ये खतरनाक है। ये मानता हूं कि कहीं से भी भारत के जहन में ये नहीं होगा कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाले कश्मीर पर वो किसी विदेशी मुल्क के साथ जो कि बदमाशी कर रहा है लगातार, उससे कोई बात करे। तो ये बड़ा यूटर्न नहीं मानते आप? नहीं, ये कोई यूटर्न नहीं। मुझे लगता है कि कोई सॉल्यूशन है, बड़ा यूटर्न है। सारे टेररिज्म एक्टिविटी तो वही से हो रहा है। ये आम इंडियन के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं इंडियन गवर्नमेंट की हैसियत से मैं बिल्कुल ये चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो बड़ा यूटर्न हो गया। ये तो आज पठानकोट के हमले के बाद ये सरकार एक्ट नहीं कर रही है, इससे तो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सरकार इस मोड़ पे आके कहने लगे कि कश्मीर
कि इस हिस्से पे भी हम उनसे बात करेंगे, हु आर दे? नहीं, पहले बात है, देयर इज नो रीजनिंग। अब मेरा तक जो एक point जो है, आजादी के बाद से 1947 के बाद से हम सिर्फ इसलिए आतंकवाद को बर्दाश्त कर रहे हैं कि इस हिस्से में मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, या भारत का तो स्टैंड ही है, मेरा जो point है, भारत का तो स्टैंड है, भारत का स्टैंड है जी, POK भास्कर घोष, भारत का ये स्टैंड है जो कि mandate- पीओके की बात होगी, हाँ, बिल्कुल। पीओके हमारा है, हमारा पार्लियामेंट आप कह रहे हैं इधर की मुद्दे पे भी बात होगी, मैं जो बहुत बड़ी बात कह दी शायद आपने। मेरा जी, भास्कर घोष, मेरा जी, गलत बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन हुआ। मैं जो कह रहा हूं कि ये एक्सट्रीमिज्म के बाद जब टेररिज्म का बात होता है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेररिज्म पना ले चुका है और जो फैल रहा है, इसके ऊपर भी भारत ध्यान देगा ताकि उसको कैसे खत्म किया जाए। मैं उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस के बारे में नहीं कह रहा है। मैं कह रहा हूं कि जब टेररिज्म की बात होगा तो टेररिज्म जहां से हो रहा है उस मुल्क का भी बात होना चाहिए कि टेररिज्म वहां से नहीं होता है। नहीं, मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा आतंकवाद के अलावा कश्मीर मुद्दे पे भी बात होगी, और जब आतंकवाद पे बात होती है तो चाहे वो कश्मीर में हो या कश्मीर से बाहर हो, पठानकोट में हो, आतंकवाद आतंकवाद है। लेकिन कश्मीर मुद्दा और आतंकवाद को अलग नहीं कर सकते आप। फैजी साहब बीइंग इंडियन, हम उसे कश्मीर कहते भी नहीं, हमें जम्मू और कश्मीर कहते हैं। जम्मू और कश्मीर कहते हैं, That one is J&K, not कश्मीर। और इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे मुल्क के अस्मिता से जुड़ा हिस्सा है वो जी। आपको mandate नहीं- That one is paradise, हमारे स्वर्ग है, और वहां उसमें हम कोई जिक्र नहीं करना चाहते। अगर उसमें किसने बदमाशी की है, और जो भी बदमाशी की है पूरी दुनिया जानता है, यूएन जानता है, सब जानता है, उसको इवैक्यूएट करना है। ये मेरा चैलेंज है, और इसी चैलेंज को हम सफर कर रहे हैं। हम जो खून दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, आतंकवाद को बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, और हम उसकी कीमत इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि हमारी पहचान के साथ हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर एसपी सिंह, कैसे देख रहे हैं? आपने सुना भास्कर घोष ने जो बात कही, आपकी भी सरकार रही है पहले, आप पे भी बहुत सारे इल्जामात लगते रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा जो देश हित में नहीं है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इस देश को चलाया है। इस पार्टी की इस देश की पहचान है कांग्रेस पार्टी। इस देश के साथ उन्होंने कभी भी कोई ऐसा समझौता नहीं किया कि किसी भी प्रकार से देश की अस्मिता पर उंगली उठाए लोग। उन्होंने, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा है, वो चाहे बांग्लादेश का मुद्दा है, या चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है, बांग्लादेश के मुद्दे पर कैसे चलेगा? बांग्लादेश के मुद्दे पे मेरा मतलब यह है कि जब भी जरूरत पड़ी नहीं, हम बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री है, जब भी जरूरत पड़ी उस बांग्लादेश का हिस्सा, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसको बांग्लादेश को बनाने में जो भी वो मुद्दा रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। साहब, इसमें मेरा एक बात, मेरी बात सुनिए। आज जो सारा डिवीजन हुआ वो कांग्रेस के जमाने पे हुआ। वो सारे डिवीजन आज जो कश्मीर मुद्दे है, आप अगर शिमला एग्रीमेंट, ये तो आप अगर शिमला एग्रीमेंट को ठीक से implement करते तो कश्मीर मुद्दे नहीं उठता। देखिए, शिमला एग्रीमेंट पे आज भी कायम है। अगर आपकी पार्टी भी कोई बात कायम होना करेगी, एक बात है, आपकी पार्टी भी अगर कोई बात करेगी, मोदी जी आपके जो भी जाएंगे एनएसए लेवल या सेक्रेटरी लेवल, जो भी बात करेंगे, आधार वही शिमला ही समझौता ही आधार होगा, बेस वही उसके होगा, बेस पे ही आप बात करेंगे, बेस पे बात कर पाएंगे आप। वरना तो आपके कोई आधार बातचीत नहीं। होने का आधार ही नहीं था। नहीं, हिस्ट्री जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अनदेखी की, इसकी वजह से कश्मीर मसला हुआ। वही तो आज जो मसला आप अगर ये कहा भी जाता है, शिमला एग्रीमेंट को आधार समझते हैं। जिस प्रकार महाराजा हरि सिंह चाहते थे और जो अर्जेंसी थी, नहीं, नेहरू जी का यूएनओ में ले जाना, उस जमाने की सरकार ने इसे मान लिया। नेहरू जी का यूएनओ ले जाना उसको वो गलत। उमर अब्दुल्ला का जो एक्टिविटी था, श्रीनगर के बाहर वो उमर अब्दुल्ला नहीं, यूएनओ में ले जाना उस मसले को। शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के दादा हुए। जी, नहीं है कि वो गलती थी, लेकिन अगर उसमें लेट हो जाते तो श्रीनगर भी नहीं, डॉक्टर एसपी साहब कहां ले जा रहे हैं? डॉक्टर एसपी साहब कहां ले जा रहे हैं मामले को? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मसला अगर अब तक लटका पड़ा है तो उसके पीछे जाहिर तौर पर ये पिछली सारी सरकारें हैं, और इस सरकार को अगर ठीक से इस सरकार ने इसे हैंडल नहीं किया, जो कि अगर भास्कर घोष ऐसा कह रहे हैं तो बड़ा खतरनाक कह रहे हैं जी, बिल्कुल, और भी पूरा कर रहे हैं जी। जो पिछली सरकारों ने जो बचाने का काम किया, उससे भी ज्यादा खतरनाक है जी। तो ये आम भारतीय के लिए काबिल बर्दाश्त जी बिल्कुल। इरफान शेख, कैसे देखते हैं? अभी बहुत बड़ी बात कह दी भास्कर घोष ने। बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है डेफिनेटली, और इसमें बहुत ही एग्रेसिव ढंग से मौजूदा सरकार को देखना चाहिए। कश्मीरी यूथ से टच में रहते हैं, न्यूज़ एजेंसी में हैं तो वो सारे कॉल करते हैं, उनसे पूछ हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है उनके, जो पुलिस पे जो है पथराव करते हैं, और इस तरह के जो पीटीवी देखते हैं वो लोग, जिस हिसाब से उनके दिमाग को मोबिलाइज किया जाता है,
ये हमारे लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो जो बच्चे हैं वहां पे, जो यूथ है, उनको जॉब आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो काम कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे यूथ हैं जिनको कामकाज वहां मिल रहा है, वहां का क्या सिस्टम है, बिजली है या नहीं, पानी है या नहीं, जॉब्स है या नहीं, उनको जब तक आप वो नहीं करेंगे, वो खाली ब्रेन है, वो खाली है, वो क्या करेगा? दिन भर वो टीवी में देखेंगे, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इशू से जुड़ा हुआ है। वो अंदरूनी हालात जो है उसके बारे में बात हम अलग से कर लेंगे, लेकिन जो ये मुद्दा उठा है कि जो वार्ता पाकिस्तान के साथ होगी, आतंकवाद बड़ा मुद्दा है, और पहले भारत सरकार ने ये कंडीशन लगा दी थी कि आतंकवाद के मुद्दे पर एनएसए लेवल की वार्ता होनी थी। उफा में जब मुलाकात हुई थी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की, हालांकि वो बात टल गई अलगाववादियों से मुलाकात की जिद को लेकर के, और अब जो वार्ता चल रही है उसके बारे में जो भास्कर घोष कह रहे हैं कि दोनों तरफ के कश्मीर के बारे में बात होगी। हालांकि भारत का हमेशा स्टैंड रहा है कि पीओके के बारे में बात होगी, लेकिन अगर इधर की बात करें, जैसा कि आलोक कुमार भी कह रहे हैं कि कश्मीर नॉट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई इंटीग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, इस पे तो कोई बहस डिबेट होना ही नहीं है जी, और ऑब्वियसली जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको, उस पे बात होनी है पाकिस्तान से। बिल्कुल। और इसमें कोई भी एक ट्रू इंडियन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो हमारा हिस्सा है उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज करें। हम अपने आन और बान शान के लिए ही लड़ते हैं जी। और ये जितने बॉर्डर्स में जो लोग शहीद होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट विजय थापर की हम बात करेंगे, वो जब भी उनको गोली लगती थी वो कहते थे दिल मांगे मोर जी। तो हम उस मिट्टी के बने हुए हैं और देश का रिस्पेक्ट सबके लिए सबसे अहम है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आएंगे आरबी उपाध्याय आपके पास। भास्कर घोष, अगर वाकई को ये सरकार का स्टैंड है जैसा कि अभी आपने कहा, तो और आलोक कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका भी कहना है कि ये बहुत खतरनाक स्टैंड है, अगर सरकार ये स्टैंड ले रही है तो सारे वक्तव्य चुनावी सभाओं की अगर याद कर ले, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 1 साल पहले जाना पड़ेगा, चुनावी सभाओं में जो भाषण दिए गए थे वो याद कर लें और अब के दिन को देखें, कितना बड़ा फर्क, ये फर्क इतना बड़ा क्यों आ गया? नहीं, पहले बात है कि मैं जो कह रहा था, मेरा जो मीनिंग था कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए बात करे तो कभी भारत इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और भारत का अपना जो स्टैंड है उस स्टैंड को बहुत अच्छे तरीके से कायम करना ही ये बायलैटरल जो टॉक्स हो रहा है सचिव स्तर पे, वो भारत की स्टैंड होगी। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में भारत का अभी तक का जो स्टैंड इंटरनेशनल फोरम में, यूएन में और इंटरनेशनल फोरम में रहा, उसको बार बार उसके ऊपर चर्चा करके उसको सॉल्व करना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि ये चुनाव का पहले या चुनाव का बाद, देखिए चुनाव का पहले जो एजेंडास थे, जो मैनिफेस्टो में भी हमने वहाँ पे दिया है, उसके बाद एक सरकार जो पीडीपी के साथ वहाँ पे चल रहा है, उसमें एक अपना इंटरनल एक बात है, वो इंटरनल डेमोक्रेटिकली उसको आलोचना करके उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं, चलिए नहीं, उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। उधर कहां जा रहे हैं? पीडीपी के साथ आपकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा वो अलग मसला है, जी वो अलग मसला है। फिर उसमें जाएंगे तो बहुत अंदर चले जाएंगे। पीडीपी ने बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए हैं, आपके बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए, बहुत सारे एतराजात किए हैं, लेकिन उधर फासला मान रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, एक पॉइंट बताइए। चलिए उधर जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, उधर जाना ही नहीं है। पॉइंट बताइए, फासला कहां पे हुआ? जो इलेक्शन के पहले और बाद में क्या फैसला हुआ? क्या फैसला नहीं था जब उन्होंने कहा कि भी आतंकवादियों की वो तारीफ कर रहे थे? नहीं, खुद जब वजीर आजम के ओहदे के लिए वो ये थे, नामजद थे, यानी ये कह लें कि प्रधानमंत्री पद के लिए ये जब इन्हें नॉमिनेट कर दिया गया था नरेंद्र मोदी, तो आपने खुद भाषण सुना, आप खुद बता दें क्या कहा था उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में, आपको भी पता है। अगर मौका दे मुझे फैसला, मैं गिना दूं इनको। हाँ, मैं गिना दूंगा, इन्हें भी पता है, इन्हें भी मालूम है, इन्हें भी मालूम है, भास्कर घोष को भी मालूम है, आप अपोजिशन में रहते घोष को भी मालूम है। प्रधानमंत्री को 10 साल तक जो उसकी मिट्टी वहां थी, वहां तक जाने का मौका नहीं दिया आपने। पाकिस्तान में घुसने का, मनमोहन सिंह की पैदाइश पाकिस्तान के सिस्टम में है, बहुत ख्वाहिश थी बेचारा आप लोगों की वजह से, आपके एक्सट्रीम एंटी पाकिस्तान पॉलिसी की वजह से वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, और आप एक झटके में अचानक से 2 घंटे में फैसला लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। ये फासला है। और सब नहीं, ये तो भास्कर घोष को भी पता है, ये डिफेंड कर रहे हैं, ये भास्कर घोष को भी पता है कि कहां फासला है और कैसा कैसा फर्क आया है, ये तो इन्हें भी पता है। पहले कहते थे 56 इंच का सीना चाहिए, 2 सिर काट के ले जाओगे तो 10 सिर ले आएंगे काट करके। अभी देखा 7 जवान शहीद हो गए, न जाने कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, कई लोग हमारे मारे गए, आम नागरिक सिविलियंस मारे गए, लेकिन फौजी मारे गए। सीज फायर का जो उल्लंघन का घटना बहुत कम हो चुका है। आप अगर रिकॉर्ड देखें कि लास्ट 10 साल में सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ है, और
लास्ट 2 साल 3 साल में ISI के झंडे फहराए जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर में। चलिए, आप वहाँ बात उधर नहीं करते जाना। हैं देखिए आजकल की बात मत सोचिए। ISIS के झंडे वहाँ हैं, पाकिस्तान के झंडे क्या बंद हो गया? बर्फ है, बल्कि वहाँ बढ़ा है वहाँ पर। ऐसा जैसे बर्फ कौन निकलती सा है बड़ा बर्फ है, काम, उसके बाद फिर देखिए अशांति बढ़ी है जम्मू और कश्मीर में, अगर ऐसा आप कौन सा बड़ा कैलकुलेट काम आपने करेंगे। कर दिया कि बंद हो जहाँ ये गया? लग रहा था भाई कैलकुलेट किया, यहाँ कुछ कंट्रोल में देखिए, परिस्थिति वहाँ और लग रहा है कि पोजीशन बस्ट हो गई है वहाँ पर जाके। आज जो अच्छा, एक बात आप देखिए, एक बात भास्कर घोष, प्रधानमंत्री सार्क समिट में जाएंगे शामिल होने के लिए, ऐलान पहले ही किया जा चुका है। ये परिस्थिति के ऊपर ये करके आलोचना करके डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक का जो सिचुएशन है, अगर सिचुएशन इंप्रूव हो गया और ये प्रधानमंत्री अपने आप को संतुष्ट नहीं, कर सिचुएशन पाते तो हैं। इंप्रूव है ही, जैसा कि अब हर विदेश दिन मंत्रालय के situation प्रवक्ता ने कहा है। वहां ये भी कहा जा सकता था कि जब तक पाकिस्तान ये स्टेप्स इतना स्टेप्स नहीं उठाएगा, शेड्यूल का हम बात वार्ता किया की गया मेज पे नहीं बैठेंगे, जैसे ये पहले शेड्यूल कहते किया थे। गया उसे। तो वही हम कह रहे हैं, मतलब कि संतुष्ट हैं आप। अगर कहीं ना कहीं लचीलापन है उसमें। कुछ कंडीशन एक्सपेक्टेशन जो बोला गया पाकिस्तान से, अगर वो फुलफिल करते हैं तो सचिव लेवल का जो वार्ता चलने वाले थे उसको रिशेड्यूल करके नया डेट देकर शुरू किया जाएगा। अगर वो शुरू किया जाए तो प्रधानमंत्री सार्क समिट में जा ही सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। एसपी सिंह, चूंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, हम चाहेंगे कि 1 मिनट में अपनी बात आप निपटा ले। कांग्रेस का स्टैंड इन तमाम मुद्दों पे जो सब कुछ चल रहा है अभी, पाकिस्तान के संदर्भ को समझने की कोशिश की जाए या पाकिस्तान के संदर्भ को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड हमेशा रहा है, बातचीत होनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा चाहती है जो भी बायलैटरल मुद्दे हैं, वो चाहे किसी भी, इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, उस सबको सेटल किया जाए। एंड जम्मू कश्मीर, ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ पीओके, जम्मू कश्मीर कभी कांग्रेस का मुद्दा नहीं रहा, पीओके मुद्दा रहा, पीओके पे बातचीत होगी। या सिर्फ कश्मीर? नहीं, पीओके सिर्फ पीओके, ओनली पीओके। वो कश्मीर पे क्या मुद्दा, वो तो अपना है। तो कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी रही है और बातचीत होनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि आज इस टाइम क्यों इन्होंने बातचीत क्यों बंद की। आज तो बातचीत होनी चाहिए और आज का मुद्दा सिर्फ टेररिज्म रखना चाहिए था। चलिए ठीक है। हैरानी इस बात की है। देखिए, जब मोदी जी ने एक बर्थडे डिप्लोमेसी करते हैं तब वो कहते हैं कि विदाउट प्रोटोकॉल मोदी को जाना नहीं चाहिए। आज जब मोदी जी कह रहे हैं कि ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो सचिव स्तर में बैठक नहीं होगा, वो कहते हैं बातचीत करना चाहिए। ये जो डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का रहा, कंडीशन नहीं हम लोग भोग रहे हैं, हम लोग भोग रहे हैं। अनकंडीशनल है और म्यूचुअल कंसेंट से है, इसी कोई कंडीशन नहीं। आज के जो बातचीत आप लोगों ने जो पोस्टपोन अगर म्यूचुअल कंसेंट हुआ, विकास स्वरूप ने कह दिया कुछ कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी म्यूचुअल कोई कंडीशन की बात ही नहीं है। उन्होंने कहा म्यूचुअल कंसेंट, और जब म्यूचुअल कंसेंट होती है, जब म्यूचुअल कंसेंट होती है तो कोई कंडीशन नहीं होती। क्या मिल गया था, क्या ऐसा कमिटमेंट है, क्या ऐसा चेंज आ गया था कि आप सीधे जाते हैं और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं? क्या चेंज आ गया था? ये तो प्राइम मिनिस्टर ने एक व्यक्तिगत तौर पर किसी को बधाई देने के लिए गए थे। कोई फॉर्मल प्रोटोकॉल आज जब प्राइम मिनिस्टर का जब ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी आज नवाज शरीफ ने आ गए थे। एक दिन का ये दोनों देश का पीएम, दोनों देश का जो प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं एक अच्छे वातावरण तैयार हो। देखिए, मुझे लगता है मोदी साहब बिरयानी खाने गए थे। नहीं चलिए बिरयानी, मोदी साहब तो वेजिटेरियन है, बिरयानी खाते नहीं हो। बिरयानी खाई होगी, बिरयानी तो बिरयानी। लेकिन भास्कर घोष, आपको याद होगा जब NDA 1 की सरकार थी तब भी इस तरह का मामला खूब उठा था। कारगिल का युद्ध हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ और यही मसूद अजहर जिसे IC 814 विमान के अपहरण के एवज में वहां ले जाकर के छोड़ा गया था। ये जो फर्क जो NDA 1 और उसके बाद UPA 1, UPA 2 आई, उसके बाद फिर NDA 2, यानी कि 4 सरकारों के बीच का फर्क जो है वो सिमट करके फिर एक जगह आ जा रहा है। अब फिर वही प्रक्रिया शुरू, अब वही प्रतिक्रिया शुरू, अब वही सीन नजर आ रहा है। इसे कैसे रोका जाए जल्दी से, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे। देखिए, इसको रोकने का जो तरीका शुरू हो गया उसी तरीके से रोकना है। एक तो है डिफरेंट लेवल का टॉक्स हो रहा है, NSA लेवल का टॉक्स हो रहा है, सचिव लेवल का टॉक्स हो रहा है और उसके ऊपर PMO ऑफिस, लेकिन तमाम मुद्दों पे हो रहा है। चलिए ठीक है, देखिए अपने आप को मजबूत करना होगा फैज साहब। जैसे अमेरिका ने किया कि एक हमला हो गया, दोबारा हमला रिपीट नहीं हुआ है, उस तरीके से आपका भी एक डर होना चाहिए। चलिए, चूंकि वक्त हमारे पास नहीं है, हम चाहेंगे कि आलोक जी एक लाइन में सिर्फ आप कह दें, 10 सेकंड में कह दें, वार्ता की जो प्रक्रिया है या जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट चल रही है, आगे बढ़ रही है, वो सही है?
इसको कांटे से कांटे निकालने की जो प्रक्रिया मैंने कही जी, थी, उस जी। लिहाज से जब तक ये कांटा निकलता रहेगा जी। और उसके हिस्से को हमें काटना नहीं पड़ेगा, तब तक ये ठीक है। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप जाहिर सी बात हो चुके हैं, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है और शांति स्थापित करने के लिए वार्ता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिवाय वार्ता के और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आपने खुद देखा कि दुनिया के जो हालात हैं उसमें जहां जहां युद्ध हो रहा है उसकी स्थिति और परिस्थितियां कैसी बिगड़ती चली जा रही हैं। इसलिए शांति को बहाल करना है तो वार्ता बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तरीका क्या है इस पर जरूर एतराज होता है और इसी को लेकर के हंगामा आराई भी होती है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त हमें इजाजत नहीं देता इसलिए आपको शुक्रिया कहना पड़ेगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि नई तारीख का ऐलान कब होता है, प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क समिट में शामिल होने के लिए किस अंदाज में जाते हैं और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से कदम और किस किस तरीके से वो कदम उठाए जाते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब सिर्फ पाकिस्तान ही दे सकता है। न्यूज़ लाइन में इतना ही। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।